तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे डाइजेस्टल और उसके आंतरिक प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल और सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है और उसे हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या होता है। जिसके लिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वैद्युत शेल क्या है। वैद्युत शेल, वैद्युत शेल में दोस्तों बस इतना जानना है कि ये रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। वैद्युत शेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, एक ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। मतलब वैद्युत सेल में हमें बस इतना याद करना है कि यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में बदल देता है। बाकी तो सेल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सुस्त सेल होता है, एडिशन सेल होता है, सीसा संचायक सेल होता है, प्राथमिक सेल होता है, द्वितीयक सेल होता है, बहुत सारे प्रकार के सेल होते हैं। सेल में ये है वो है, लेकिन फिजिक्स में जो आपका सिलेबस है उसमें से बस एक प्रश्न बनेगा कि वैद्युत सेल कैसी युक्ति है। तो यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। तो सेल में दोस्तों हमें केवल इतना ही जानना है कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। याद रहेगा वैद्युत सेल क्या है, वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी कि इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं जैसे ZnSO4, कॉपर सल्फेट, NaCl, कुछ हम ले सकते हैं अपने आप से सेल बनाने के लिए। मतलब तो इस तरह से मतलब इसे प्लस और माइनस चार्ज वाले एक वैद्युत अपघट्ट को लिया जाता है, उसी को रसायन बोला जाता है और उससे मिलता है रासायनिक ऊर्जा और हम उस रासायनिक ऊर्जा को बदलते हैं वैद्युत ऊर्जा में। इसलिए कह सकते हैं कि वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इसके बाद हमें क्या समझना है, देखिए वैद्युत सेल तो हमको जानने क्या है कि रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। इससे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। तो देखिए सेल के विद्युत वाहक बल को हम E = W/Q से डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम Q को 1 यानी एकांक आवेश ले लें और इस एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में जो प्रवाहित करने में किया गया कार्य होता है अथवा ली गई ऊर्जा, कार्य ऊर्जा एक बात है, तो ली गई ऊर्जा या किया गया कार्य ही सेल का विद्युत वाहक बल है। अब मैं बताता हूँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट टाइप का। जैसे मान लो कि यह एक सेल है मान लेते हैं। तो सेल से क्या होता है, किसी बाह्य परिपथ में अगर हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो होता है कि सेल से बाहर धारा तो प्रवाहित होगा, आवेश प्रवाहित तो होगा, लेकिन इस सेल के अंदर से जाएगा। इसीलिए जब हम सेल के विद्युत वाहक बल की बात कर रहे हैं तो डेफिनेशन में हम ये बोल रहे हैं कि सेल सहित पूरे परिपथ में, क्योंकि जो भी आवेश या धारा हम प्रवाहित कराएंगे वो सेल के अंदर से होते हुए बाह्य परिपथ में, फिर सेल के अंदर, फिर बाह्य परिपथ, फिर सेल के अंदर, फिर बाह्य परिपथ। इसलिए हम कह सकते हैं सेल सहित पूरे परिपथ में, सेल सहित पूरे परिपथ में। अब देखिए डेफिनेशन क्या बनेगा, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य, प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा ली गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल है। मतलब ये दोस्तों कि जैसे एक सेल है तो धारा जो प्रवाहित होगा बाह्य परिपथ से होकर के सेल के अंदर, बाह्य परिपथ से होकर के सेल के अंदर, बाह्य परिपथ से होकर के सेल के अंदर, तो सेल और बाह्य परिपथ को मिलाकर के सेल सहित पूरे परिपथ की हम बात कर रहे हैं कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा दी गई ऊर्जा का मतलब ये आवेश प्रवाहित करने के लिए ऊर्जा दे रहा है।
तो सेल से जो है पूरे परिपथ में धारा प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा ली गई ऊर्जा को हम जो है सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। इसे अच्छे से आराम समझते हैं कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या, एकांक आवेश को, देखिए क्या लिखा हो, एकांक आवेश को, क्योंकि जब इसको 1 कर देंगे तो कार्य W के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि एकांक आवेश को, क्या कहा दोस्तों, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा ली गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ई से प्रदर्शित करेंगे, E=W/Q0 होता है, मात्रक वही जो विभव का होता है, वोल्ट या फिर जूल प्रति कूलम्ब। तो डेफिनेशन याद हुआ, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में किया गया कार्य अथवा ली गई ऊर्जा को सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये एक नंबर के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, इस पर भी बहुत ज्यादा बात करना नहीं है, लेकिन जाने रहिए कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। सेल का विद्युत वाहक बल E=W/Q। जब हम लोग Q को 1 कर देंगे तो W E के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करने में जो कार्य करना पड़ता है वही सेल का विद्युत वाहक बल है। अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक है वो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। या दोस्तों, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, जिस प्रकार प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, वैसे ही सेल का घोल, क्या क्या क्या, सेल का घोल, सेल का घोल, सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। जैसे प्रतिरोध ना, जब किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध धारा को रोकता है, यानी उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। सेम है जो सेल का घोल, यानी जो ये कॉपर सल्फेट, Zn सल्फर, SO4, मतलब जिससे ये बना होगा, इसका सोल्यूशन सेल के अंदर जो घोल भरा होता है, वैद्युत अपघट्ट जो भरा होता है, वो भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और यहां से डेफिनेशन निकल के आता है सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का, कि सेल के घोल द्वारा, सेल के घोल द्वारा, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में, सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को, उत्पन्न अवरोध को, उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो जिस प्रकार प्रतिरोध धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है, उसी प्रकार सेल का घोल भी धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और सेल के घोल द्वारा धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध करते हैं। यानी यहाँ से हमें पता चला कि सेल जो है, सेल के पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और जैसे जैसे सेल को उपयोग में लाया जाता है वैसे वैसे आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। और प्रश्न यही से मेन इंपॉर्टेंट शुरू होता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है, यही मेन क्वेश्चन है दोस्तों, यही मेन क्वेश्चन है। हमने कहा ना कि जैसे जैसे सेल को उपयोग में लाया जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ता जाता है। यहाँ से पता चल रहा है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कई चीजों पे इफेक्ट हो सकता है, कई चीजों से प्रभावित हो सकता है। वैसे यहाँ पर भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, हमने टॉपिक, और ये बहुत अभी तक का जितना करा है उन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और ऐसा पोए हम इसे याद करेंगे, है ना। सबसे पहले देखिए, ये सेल है तो यहाँ इससे कुछ प्लेट होंगे, प्लेट के बीच की ये दूरी हो गई। तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वह प्लेटों के बीच की, प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी जितना ज्यादा हम लोग दूरी बढ़ाएंगे,
अनुपाती अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों क्या है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन-किन बातों पर निर्भर करता है। पहला ये है कि सेल के प्लेटों के बीच, जैसे सेल बनाएँगे तो उसके बीच जो कुछ प्लेट रखे होते हैं, प्लस माइनस जो कैथोड एनोड बनाते हैं, प्लेट प्लेट जो होते हैं, तो प्लेट कितनी दूरी पे रखा है, इतने दूरी पे रखा है कि प्लेट इतनी दूरी पे रखा है, प्लेट इतनी दूरी पे रखा है तो आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होगा। प्लेट की दूरी बढ़ा देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। जहाँ से एक लाइन में ये बात निकल के आता है कि सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है, वह प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। और यहाँ देखिए, जब हम लोग सेल बनाते हैं तो इसके जो प्लेट होते हैं एक घोल में डूबे होते हैं, 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 एक घोल में डूबे होते हैं। अब ये कितना जा रहा है, इनका कितना क्षेत्रफल इसमें डूबा हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा डुबा देंगे, बहुत ज्यादा डुबा देंगे, यानी पूरा ऐसे घोल भरा हुआ है तो इसका आंतरिक प्रतिरोध घट जाता है और ये पानी सूख जाएगा, ये घोल सूख जाएगा तो आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आप बहुत बार इमेजिन किए होंगे ऐसा कुछ बैटरी में सेल में होता है। पानी सूख गया, इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पानी पूरा भर देंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस घट जाएगा। यानी ये जो प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज्यादा डूबा रहेगा, प्रतिरोध उतना कम होगा। यानी अच्छा सेल बनाने के लिए इन प्लेटों को एकदम घोल में डुबा के रखना है। यहाँ से हम दूसरा बात कह सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। सेल का आंतरिक तत्व प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती और सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। फिर इसमें से तीसरा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि घोल की सांद्रता घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है, बढ़ता है। यानी कि अगर मैं इस घोल को बहुत गाढ़ा कर दूंगा, बहुत ज्यादा सांद्र कर दूंगा तो आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। जहां से एक नियम ये निकल के आ गया कि घोल की सांद्रता बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। और या घोल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, वो यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है, प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इसका क्या मतलब है कि घोल आखिर बना हुआ किसका है, खाली नमक घोल दिए हो सोल्यूशन बनाने के लिए कि ZnSO4 मिलाए हो, कॉपर सल्फेट मिलाए हो, लेड नाइट्रेट है, मतलब क्या चीज मिला करके आपने सेल को बनाया है, ये घोल की प्रकृति होती है। और सेल का आंतरिक प्रतिरोध घोल की प्रकृति पर भी निर्भर। अब मैं एक स्टोरी मतलब पोएम टाइप का बोलता हूँ कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है और सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है, सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है और घोल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है, घोल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है हम डिस्कस कर लिए हैं। इट इज हम कह सकते हैं इट इज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यार, जाने रहो, बस ये इंपॉर्टेंट है कहने का मतलब है। और पोयम बन गया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध प्लेटों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती और उन सेल के घोल में डूबे प्लेटों के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। घोल की सांद्रता बढ़ाने पर बढ़ता है और घोल की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे आज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक क्या है, प्रतिरोध का व्यंजक। ये प्रश्न ऐसे भी हो सकता है कि सेल द्वारा प्रवाहित धारा क्या है, सेल द्वारा प्रवाहित धारा क्या है, सेल क्या विद्युत वाहक बल
सेल का विद्युत वाहक बल और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध क्या है। तो कई तरीके से ये प्रश्न पूछ सकता है। इसमें बस दोस्तों एक कॉन्सेप्ट का ध्यान देना, जैसे जो मानने लेने वाला बात है उसे ऐसे मान सकते हो कि जैसे मानोगे कि एक सेल है तो सेल का एक विद्युत वाहक बल और एक आंतरिक प्रतिरोध जो होगा। कभी भी किसी प्रश्न की डायरेक्शन में हमने सेल माना है तो उसका एक विद्युत वाहक बल और एक आंतरिक प्रतिरोध, ये पूरा सेल हो गया। अब मान लेते हैं इसे एक बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध है कैपिटल आर। इनके सिरों के बीच विभवांतर वी है और इसमें विभव पतन घोल के जैसे विभव पतन होगा, इसे हमने स्मॉल वी मान। ठीक है, विभव पतन स्मॉल वी है। विभव पतन का मतलब पोटेंशियल ड्रॉप, जैसे पतन मतलब खत्म हो रहा है, धीरे-धीरे कम हो रहा है ना। तो इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक निकालने के लिए हमें सेल के विद्युत वाहक बल पे थोड़ा-सा ध्यान देना पड़ेगा। सेल की विद्युत वाहक बल में क्या पढ़ते हैं कि सेल एकांक आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में, यानी सेल के अंदर धारा सेल के बाहर धारा, तो दो काम हो गया। आवेश को अंदर प्रवाहित बाहर प्रवाहित, दो काम हो गया। यानी अगर हमें क्यू कूलाम आवेश को सेल द्वारा किसी परिपथ में प्रवाहित करना है तो इसके द्वारा जो कार्य होगा उसे हम दो भागों में विभाजित मान सकते हैं। कहते हैं सब मान लेंगे कि मान एक्सेल है जिसका विद्युत वाहक बल ई है, आंतरिक प्रतिरोध जो है स्मॉल आर है, और ये मान लेंगे कि इसे बाह्य परिपथ से जोड़ा गया है जिसका प्रतिरोध आर है, विभव भी है, जो भी है यार वो आपको ऊपर है माने। मैं कह रहा हूँ कि सेल से अगर हमें क्यू कूलाम आवेश को सेल सहित पूरे परिपथ में प्रवाहित करना है तो इसके लिए जो कार्य करना पड़ेगा उस कार्य को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ। उस कार्य को मैं दो भागों में विभाजित कर सकता हूँ। एक डब्ल्यू इंटरनल यानी सेल के अंदर धारा प्रवाहित करने में, सॉरी आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य, और एक डब्ल्यू एक्सटर्नल यानी बाह्य परिपथ में आदेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य। फिर से सुनिए, मतलब एक सेल से क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करना है तो जो कार्य होगा उसमें दो भागों में विभाजित मान सकते, क्योंकि इस सेल के अंदर होगा एक भाग तो सेल के अंदर वाले को आंतरिक कार्य और सेल के बाहर वाले को बाह्य कार्य। फिर अगर मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊं, क्योंकि कार्य प्रकार का ऊर्जा है, ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाऊं तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि कार्य को चाहे जितना बांट दो जोड़ने पर फिर वही आएगा, डब्ल्यू इंटरनल प्लस डब्ल्यू एक्सटर्नल। यानी कार्य को अगर हम बांट भी देते हैं तो जब इसे जोड़ेंगे तो डब्ल्यू इंटरनल प्लस क्या आएगा, डब्ल्यू एक्सटर्नल। अब देखिए ये पूरे सेल द्वारा कार्य है तो इसे हम ई इंटू क्यू लिख सकते हैं। कहाँ से? अभी हमने पढ़ा ई बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, यहाँ से डब्ल्यू निकालेंगे तो ई इंटू क्यू आ जाएगा। तो ये चीज हमने हल किया। फिर इंटरनल वाले में विभव बटन वी हो रहा है तो मैं इसे वी इंटू क्यू लिख सकता हूँ। यहाँ पर जो है पोटेंशियल वी है तो वी इंटू क्यू लिख सकता हूँ। कहाँ से वी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू से। तो इस तरह से हमने ये निकाली है। अब क्या करेंगे, ई क्यू 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 दोनों में है कॉमन लो, वी प्लस वी, और यहाँ पर क्यू से क्यू कट गया, ई बराबर वी प्लस वी। फिर हमने पढ़ा कि पोटेंशियल ड्रॉप जो हो रहा है वो आई स्मॉल आर है। देखिए विभव पतन, सेल के अंदर सेल का घोल हो रहा है उसकी वजह से विभव पतन होगा, बी बराबर आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर है तो वी इज टू आई स्मॉल आर हो जाएगा। इसकी वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ई इज टू आई स्मॉल आर प्लस वी। एक फार्मूला ऐसे रख सकते हैं। यहाँ से हम ऐसे भी कर सकते हैं, v को यहाँ भेज दें, v बराबर हम लोग निकालें तो e माइनस आई आर हो सकता है। मतलब जैसा प्रश्न रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। अगर हमसे पूछा जाएगा कि विभव बताइए इस सेल का जो है बाह्य परिपथ में, तो v बराबर e माइनस आई आर निकाल लेंगे। विद्युत वाहक बल पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे, आंतरिक प्रतिरोध पूछेगा तो यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन चलो निकाले तो जान जाओगे। अभी पहले ये समझो कि W जो है उसे दो भाग में विभाजित किया, डब्ल्यू इंटरनल प्लस एक्सटर्नल में। डब्ल्यू तो पूरा काम है तो क्यू कूलाम आवेश को और विद्युत वाहक बल ई लेकर के ई इंटू क्यू कर दिया। यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप विभव पतन स्मॉल वी है, स्मॉल वी इंटू क्यू कर दिया। यहाँ पर वी है तो यहाँ वी इंटू क्यू कर दिया। क्यू कॉमन लेके काट दिए। हमने यहाँ पढ़ा कि विभव पतन जो है, विभव पतन दोस्तों v बराबर आई स्मॉल आर है, इसकी वैल्यू रख दिया। यहां से हमने निकाला v बराबर e माइनस आई आर।
अब देखिए चाहो तो इस फॉर्मूले को ऐसे कर सकते हो, ई बराबर जो आपका स्मॉल बी, यहाँ से चाहे हम चेंज कर दें, यहाँ से ई इक्वल्स टू स्मॉल बी प्लस कैपिटल बी जो है, तो हम लोग दोनों को चेंज कर सकते हैं। स्मॉल बी के साथ आई स्मॉल आर, और ये कैपिटल वी के साथ आई कैपिटल आर। और यही ओम का नियम है भाई, बी इक्वल्स टू आई आर ओम का नियम है। तो स्मॉल वी के साथ आई स्मॉल आर, और कैपिटल वी के साथ आई कैपिटल आर। आई आई कॉमन लेंगे, स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब धारा हम निकालेंगे तो ई बट्टे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, यानी सेल द्वारा प्रवाहित धारा का व्यंजक आ गया आई इक्वल्स टू ई बट्टे स्मॉल आर प्लस कैपिटल। इसका की पॉइंट क्या है दोस्तों, कि जब आपसे एग्जाम में कुछ है सेल का, हम लोग जो है वो आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक या सेल द्वारा प्रवाहित धारा का व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो दिमाग में आना चाहिए कि सेल सहित पूरी परिपथ में धारा होगा। तो अगर मुझे क्यू कूलाम आवेश को प्रवाहित करना है, तो जो कार्य करना पड़ेगा उसे हम दो भागों में विभाजित मान सकते हैं, एक इंटरनल वर्क और एक एक्सटर्नल। इंटरनल लेंगे तो आई स्मॉल आर रख देंगे, और एक्सटर्नल लेंगे तो आई कैपिटल आर रख देंगे। आई आई लास्ट में कॉमन लेंगे, और आपका आ जाएगा धारा आई इक्वल्स टू ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। बाकी मैं यहाँ से एक बार एक्सप्लेन कर दूं, ये पूरे परिपथ के लिए तो ई इंटू क्यू लिखा, ये इंटरनल के लिए स्मॉल बी इंटू क्यू, ये एक्सटर्नल के लिए कैपिटल बी इंटू क्यू, क्यू क्यू कॉमन लिए काट दिए, जो बचा उसमें हमने विभव पतन v बराबर आई स्मॉल आर रख दिया, एक सूत्र मिल गया। चाहो तो दोनों को चेंज कर दो, स्मॉल v के साथ आई स्मॉल आर और कैपिटल v के साथ आई कैपिटल आर कर सकते हैं, अथवा करके हो गया। फिर हमने आई कॉमन लेकर के यहां से डिवाइड कर लिया, और सेल द्वारा प्रवाहित धारा का व्यंजक। थैंक यू दोस्तों।